So, hello friends and welcome back to my channel Only History because I know your problem. Myself दिव्यांश भारद्वाज, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं क्लास क्लास की नहीं सॉरी मतलब जो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स है उनकी मैं यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ, चाहे वो आपका सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका सेंट्रल यूपीएससी हो, ठीक है ना। तो आप जैसा मगध डायनेस्टी यानी कि मगध एम्पायर हमारा पास चला हुआ था, ठीक है ना। मगध एम्पायर में हम जो कर चुके थे वो हम कर चुके थे हर्यंक वंश हम कंप्लीट कर चुके, शिशुनाग वंश हम कंप्लीट कर चुके। आज हम करेंगे नंद वंश, मौर्य वंश। नंदवंश और नंदवंश हम पूरा कर देंगे। मौर्य वंश जो है उसका मैं बेसिक करा दूंगा क्योंकि मौर्य वंश थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसकी क्लास एक दिन में लेंगे, भले ही 5 मिनट की चाहे 10 मिनट की, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम करेंगे सुवंश, कर्णवंश और मतलब आगे आगे चलते रहेंगे हर दिन के हिसाब से दो दो टॉपिक लेके, ठीक है ना। चलो बात करते हैं बिना टाइम गवाए नंद वंश की। नंद वंश की नंद वंश में जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो ध्यान में आपका नाम सुना होगा, धनानंद, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो भाई जो इसका जो टाइम पीरियड था वो 344 से लेकर 322 बीसी तक था। जो इसके फाउंडर थे वो थे महापद्म आनंद। फाउंडर कौन थे? महापद्म नंद, जिन्हें महापद्म नंद बोलते हैं या फिर महापद्म हाँ है ना, महापद्म नंद जो थे ये इसके फाउंडर थे। ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो नॉन क्षत्रिय थी, यानी कि ये जो नंद वंश के जो मतलब जो महापद्म नंद या धनानंद हुए, ये क्या थे? ये क्षत्रिय नहीं थे। ये पहली ऐसी डायनेस्टी है मगध एम्पायर की जो क्षत्रिय ना होके भी जो शासक बने, ठीक है ना। अगर बात करें तो जब ये फाउंडर बने थे, जब महापद्म आनंद जो फाउंडर थे, इन्होंने आसपास की जितना भी किंगडम था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिल्कुल तहस-नहस कर दिया था कि ना तो कोई इन पे हमला करने की मतलब हमला भी नहीं कर सकता तो कोई इन पे, यानी कि इस तरीके से डिस्ट्रॉयनेस फैला दी थी बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके बाद इनके मतलब फिर आए आपके धनानंद। धनानंद बिल्कुल सही समझ रहे हो, धनानंद कौन थे? जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक है ना। फिर नंद वर प्रॉबली रिच एंड इकोनॉमिकली पावरफुल मेंटेन। देखो जो नंद वंश थे ना, जब ये शासक बन गए तो ये बहुत अमीर थे, ये बहुत अमीर बने। इनके पास करीबन आपकी दो 2 लाख 2 लाख 2 लाख की तो इन पे पैदल सेना थी, 2 लाख इन पे पैदल सेना थी। 60,000 इन पे क्या थे? 60,000 इन पे हॉर्सेस थे, 60,000 इन पे हॉर्सेस थे और करीबन 6,000 इन पे हाथी थे। ये तो होगी पैदल सेना, ठीक है ना। ये 2 लाख पैदल सेना, 60,000 के करीब घोड़ों की सेना और 6,000 के करीब हाथियों की सेना। सोच रहे हो 6,000 हाथी होना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। किसी किसी पुस्तक में क्या लिखा है, किसी किसी पुस्तक में जो 2 लाख है ना, इसका 5 लाख सैनिक भी होने की बात दयानंद के समय पर कही गई है। देखो यहाँ पे 2 लाख तो भाई हमें कंफर्म है, लेकिन कहीं कहीं पे 5 लाख भी मिलते कि भाई 5 लाख की पैदल सेना इस पे रही होगी, ठीक है ना। ठीक है ना, मतलब सैनिक 5 लाख सैनिक, 5 लाख सैनिकों को इसमें से कहीं भी आप बांट सकते हो। भाई बांट भी दोगे कितने बचेंगे? मान लो चलो यहाँ पे 3 लाख मान लो पूरे, 2 लाख सैनिक का फ्री बच रहे, पता नहीं कहाँ, तो कुछ ना कुछ बात रही होगी। फिर धनानंद के समय पे ही सिकंदर, जिसे हम बोलते हैं अलेक्जेंडर का, भारत पे आक्रमण जो हुआ वो शुरू हुआ। यानी कि आगमन जो हुआ वो धनानंद के टाइम पे जो था आगमन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई कोज ऑफ मगध एम्पायर की जो कोज थी, जो सक्सेस की कोज थी वो क्यों थी, कि भाई हमेशा जो ये युद्ध में ये कैसे जीत जाता था। तो इसमें क्या हुआ देखो, अगर जो इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन देखें तो मैंने आपको बताया, मगध एम्पायर शुरू करने से पहले ही बता दिया कि यहाँ पे सोने का, किसका सोने का कह रहा हूँ सॉरी, लोहो लोहे का जो भंडार था, यानी कि जो आयरन का जो स्टोर था वो बहुत ज्यादा था, यानी कि पहाड़ी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ से लोहा मिलता है। अब भाई लोहा मिलता है तो सीधी सी बात है भाई, धारदार हथियार बहुत तेजी से बनाए जाते रहेंगे। दूसरी बात, इनके उसमें हाथियों का होना, ठीक है ना भाई। बड़ा जानवर है भाई, ये तो ऊपर से बैठे बैठे ले भाला, इतना लंबा भाला बना के रखते थे कि भाई हाथी पे से नीचे तक भाला मार दिया। अब घोड़े वाला कहाँ से आएगा भाई ऊपर तलवार चलाने, है ना, ठीक है ना। तो ज्योग्राफिकल पोजीशन तो ये थी, ठीक है ना। फिर
एक सबसे बड़ा, अगर इकोनॉमिकल में देखें, इकोनॉमिकल में क्या देखें, इकोनॉमिकल में जो ये था ना, ये दो नदियों के बीच का एरिया था, दो नदियों के बीच का एरिया था, यानी कि ये दोआब क्षेत्र था। कौन कौन सी नदी का? गंगा और सोन नदी के बीच का दोआब क्षेत्र, ठीक है ना। तो भाई उपजाऊ उपजाऊ बहुत अच्छा हो जाता था, यानी कि उपजाऊपन बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। एक बार दोबारा से देखते हैं नंदवंश। फाउंडर कौन थे? महात्मा पद्मानंद। तिथि क्या थी? 344 से लेकर 322 बीसी तक, ठीक है ना। 2 लाख इन पे पैदल सैनिक थे, 60,000 इन पे घोड़े थे, तो 6 लाख वो 6,000 इन पे क्या थे? हाथी। 6,000 हाथी, 60,000 घोड़े, 2 लाख पैदल सेना। और कहीं कहीं पर लेख मिलता है कि टोटल जो सैनिक थे वो 5 लाख थे, जो मतलब 5 लाख टोटल सैनिक थे, जो घुड़सवारी भी करते थे, जो हाथ पे भी बैठते थे, सब, ठीक है ना। फिर ये तो जो थे भाई, ये क्या कहते हैं, बहुत रिच थे, ठीक है ना। धनानंद जब धनानंद के टाइम पे क्या हुआ? धनानंद के टाइम पे ही सिकंदर का आगमन भारत पे आक्रमण शुरू हुआ, सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का, ठीक है ना। फिर अगर तो इसकी मतलब कि भाई इसकी कामयाब होने की वो देखे कि मगध एम्पायर हमेशा भाई सक्सेस क्यों रहता था, तो भाई एक तो इनके इसमें लोगों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, उसकी वजह से हाथियों का होना जंगल में, और इसका जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होना है कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होना भी इसका एक मेन कारण थी। अब बात करते हैं मौर्य वंश की। क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम? नंद वंश हम कंप्लीट कर चुके हैं। मौर्य वंश में आज सिर्फ हम बेसिक करेंगे, 5-10 मिनट की वीडियो आज मैं ले रहा हूँ, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मगध एम्पायर जो है वो आपको आज यहाँ बेसिक करा के कल जो है वो सारा मगध एम्पायर पूरा कराऊँ, भले 5-10 मिनट का हो, लेकिन क्या होता है ना कि एक टॉपिक करोगे तो याद रह जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मौर्य वंश की जो तिथि क्रम होती है वो स्टार्ट होती है 322 से लेकर 185 बीसी तक, 322 से लेकर 185 बीसी तक। इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य हुए, ठीक है ना भाई, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुआ, अशोका हुआ, सबकी बात हम इसमें करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसके क्या करेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट सोर्स है उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। कल से बात करेंगे भाई लिटरेचर सोर्स क्या थे, वैसे लिटरेचर सोर्स वगैरह आज ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। बात करते हैं, देखो, दो लिटरेचर सोर्स हमें मिलते हैं, जानकारी कल देंगे, ठीक है ना, जो पूरी जानकारी वो कल देंगे। दो लिटरेचर सोर्स मिलते हैं, एक अर्थशास्त्र मिलता है, एक इंडिका मिलती है। अर्थशास्त्र आप सब लोग जानते हैं, चाणक्य की। इंडिका मिलती है मैग्नेटिस की। मैग्नेटिस की जो इंडिका मिलती है वो आज ओरिजिनल रूप में मिली, ओरिजिनल रूप में नहीं मिल पाती। इसमें क्या हुआ कि मतलब ऐसा हुआ कि भाई जब ये मिली तो कुछ हिस्सा, जो हिस्सा था वो नष्ट हो चुका था, तो जो दूसरी जो जब ये मिली उसके बाद के जो आपके क्या कहते हैं विद्वान हुए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज में जोड़ दी, तो पूर्ण रूप से ओरिजिनल नहीं मिलती, तो कहीं कहीं पे इसका जो फर्क होता है वो साफ नहीं पड़ता। अर्थशास्त्र में जितनी बात लिखी गई है वो इंडिका में नहीं लिखी गई, मे भी जो बैंगलोर रहे होंगे वो एक ही एरिया में सेंटर रहे होंगे, लेकिन जो भाई चाणक्य है भाई ये पूरा राज्य संभालते थे, तो इन्हें सारी चीजें पता थी, ठीक है ना। फिर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसके सबसे पहले शासक थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यूनानी ग्रंथों में सैंडोकोटस या फिर एंडोकोटस के नाम से भी लिखा गया है। कहाँ पे? यूनानी ग्रंथों में, ठीक है ना। फिर एक जो आती है, एक और बुक आती है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस भाई विशाखदत्त में भी चाणक्य नीति के बारे में जानने का पता चलता है, अर्थात चाणक्य की राज्य व्यवस्था के। एक और किताब मिलती है अर्थशास्त्र इंडिका के अलावा, वो थी मुद्रा राक्षस। कौन सी? मुद्रा राक्षस। ये किसके द्वारा लिखी गई थी आपकी मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त के द्वारा। बहुत सी किताब है, ठीक है ना। तो फिर ये भी बताऊंगा कि भाई क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को सल्लेखना के द्वारा प्राण त्यागने के लिए कौन से जैन उन्होंने बोला था, ठीक है ना, कहाँ पे उन्होंने त्यागा था। फिर बिंदुसार की बात करेंगे, अशोका की बात करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग बात करते हुए हम चलेंगे, ठीक है ना। कुछ यूपीएससी एग्जाम से जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। फिर हाँ, फिर मैं आपको कुछ बता दूं कि सबसे ज्यादा जो शिलालेख अभिलेख हम बोलते हैं ना, शिलालेख क्या होता था? शिलालेख एक, देखो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख, अभिलेख में हमारे बहुत से लेख आ जाते हैं, गुहा लेख भी आ जाता है, शिलालेख भी आ जाता है, ठीक है ना। आयरन पिलर या पिलर लेख या स्तंभ लेख भी सब अभिलेख के अंदर ही आते हैं। एक मान लो मैं कहूँ कि भाई दिव्यांश भारद्वाज ने एक अभिलेख लिखा है, दिव्यांश भारद्वाज का पहला अभिलेख, तो इसका मतलब ये नहीं कि जी पहला अभिलेख इस पत्थर पे कुछ और होगा, इस पिलर पे कुछ और, या फिर गुहा लेख में कुछ और, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि भाई कि भाई अशोक का पहला अभिलेख, तो ये नहीं
कि जी पहले ये मिला तो ये हो गया, नहीं, पहला अभिलेख था जो इसमें फर्स्ट नंबर पे लिखे गए हैं ना, ये सभी पहला अभिलेख बोला जाता है। हाँ, अगर जो हम बात करें कि भाई ये तो भाई जो पत्थर का होता था, जो पत्थर का होता था उसे बोलते हैं शिलालेख, पिलर हुआ तो स्तंभ लेख, गुफा हुई तो गुहा लेख, और जो आयरन पिलर होता था उसे कहते थे आयरन पिलर लेख। ठीक है ना, हुए तो सारे के सारे अभिलेख ही। अब बात करें कि भाई इसका अशोक का पहला अभिलेख, तो पहला अभिलेख का मतलब ये नहीं कि भाई जो पहला मिला वो पहला अभिलेख, नहीं, पहले अभिलेख का मतलब है जो फर्स्ट नंबर पे कोई भी इसकी बात कही हो। अरे अभिलेख में लिखा क्या रहता था, अभिलेख में कई बार जीवनी वगैरह लिखी हुई मिलती है, लेकिन जो अशोक के जो अभिलेख होते थे उनपे ऑर्डर्स लिखे जाते थे। क्या ऑर्डर्स, कि भाई राजा ने भाई ये ऑर्डर दिया है। इसमें हमें ये भी सुनने को मिलता है भाई अशोक ने एक टाइम पे आके कि भाई सब कुछ छोड़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिलेख के बाद के जो पत्र है, उसके बाद के जो पत्र है, उसमें ये भी लिखा गया था, उसमें ये भी लिखा हुआ मिला है कि अगर जो आप ये सोच रहे हो कि अगर जो आप हम पर हमला करने की सोच रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं कि हम वापस नहीं करेंगे, कि मैं वो अशोक सम्राट हूँ जिसने ये क्या कहते हैं इतना बड़ा युद्ध लड़ा था। युद्ध की बात आगे करेंगे, सब ध्यान है मेरे को, ये मत सोचना, ठीक है ना, आगे बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आज आपको इतना ही कराना चाह रहा हूँ, तो इतना ही। कल से हम मगध एम्पायर जो है वो चालू करेंगे। तो यहाँ पे मगध, आज 10 मिनट की वीडियो ले रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मगध एम्पायर जो है वो एक दिन में ही कंप्लीट करें, अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना अगर जो हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।